हेलो जैन दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। और आज की जो आपकी क्लास है ना, वो आपके आर्मी अग्निवीर 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम जीके और जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपकी स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का तड़का लगने वाला है। सभी लोग अपना कंप्लीट टेस्ट लगाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं जी। तो देखिएगा मेरे सभी फौजी भाई बहन की प्रश्नों की संख्या हमारी रोज की तरह 30 होने वाली है। और कोशिश करेंगे ना सभी 30 में से कम आप सभी आज के टेस्ट में 24 प्लस प्रश्न बिल्कुल राइट करने का प्रयास करिएगा। आज का टारगेट मैं आपको दे रहा हूं 24 प्लस प्रश्न बिल्कुल करेक्ट करने हैं जी। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पहले प्रश्न का आंसर दीजिए जी। मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर गोवा? आप सभी का आंसर क्या रहेगा? आंसर जल्दी से करेंगे। चलिए भाई देखो, अगर आपके एग्जाम में मेलघाट टाइगर रिजर्व आ रहा है, आप सभी का आंसर क्या आएगा साहब? महाराष्ट्र आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके अलावा ना महाराष्ट्र में ताडोबा नेशनल पार्क भी है जी। कौन सा है? आप कहोगे गुरुजी ताडोबा नेशनल पार्क। इसके अलावा एक और नेशनल पार्क आता है जिसका नाम है जी नवेगांव नेशनल पार्क। ये महाराष्ट्र के नेशनल पार्क में आपको पहले भी बता चुका हूं। क्या सभी ने ऑप्शन ए आंसर दिया है? आंसर मैच करते जाइएगा। नंबर सेकंड स्क्रीन पर मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? इस प्रश्न का आंसर दे दो जल्दी से भाई। और देखो जी, आज की जो क्लास है ना, मैं इस समय खाटू श्याम जा रहा हूं। ये समझ लो कि अभी 10 बज रहे हैं, मैं इस समय आधा रास्ता क्रॉस कर चुका हूं। इस समय मैं खाटू श्याम पहुंचने वाला हूं साहब, है ना। 2-2:30 बजे के आसपास खाटू श्याम पहुंच जाऊंगा। कल शाम को हम वापस आ जाएंगे और परसों से लाइव क्लास हो जाएगी। अभी आज और कल आपकी रिकॉर्डेड प्रीमियर क्लास लगेगी, परंतु आपको ना उतने ही जोश और जुनून से क्लास लेनी है। जब मेरे अंदर का जोश और जुनून कम नहीं है तो आपका भी कम नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में इस समय टाइम ना 12:30 हो रहा है जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ साहब, ठीक है। रात के 12:30 बज रहे हैं और सवेरे की 5 बजे की ट्रेन है। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की है? इसका आंसर दो। अगर मैं लाइव भी क्लास ले रहा होता तो यही प्रश्न डिस्कस कर रहा होता आपसे। मन लगा के पढ़ाई करिए, एक भी प्रश्न ये नहीं पता कि कौन सा प्रश्न किस क्लास से आपके एग्जाम में टपकेगा। मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने दी? सर अकबर ने की थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, जिसने ऑप्शन डी दिया है। अकबर ने 1571 में इस प्रणाली की शुरुआत की थी, ये याद रखिएगा जी। अब देखो, अकबर के द्वारा ना किए गए कुछ कार्य हैं जो लगभग एग्जाम में आते हैं। अकबर ने, आप कहोगे सर जी 1562 में दास प्रथा का अंत किया था, ये याद रखना। अगर आपको पता है तो मेरे से पहले आंसर देते रहो। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रियों का कर समाप्त किया था जी। अकबर ने 1564 में जजिया कर भी समाप्त किया था, याद रखिएगा साहब। जजिया कर समाप्त किया था जी। 1571 में अकबर ने फतेहपुर सिकरी की स्थापना की थी जी। फतेहपुर सिकरी की स्थापना की थी साहब। इसके अलावा 1575 भी याद रख लो। 1575 में अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था साहब। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है जी 1582, जिसमें अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी साहब। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। ये सारे जो पॉइंट है ना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पता कहां से कब प्रश्न आपके एग्जाम में टपक जाए। अगला प्रश्न देखो, नंबर 3 मेरे सभी भाई। नंबर 3 है, अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था? ये प्रश्न बता दो साहब जल्दी से। हाँ जी, आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग? हु बिल्ट द अकाल तख्त? आंसर ना बस लास्ट मेरे से पहले आंसर देते रहो और आंसर मैच करते रहो क्या क्या सही दे रहे हो। गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक कहा जाता है ना। एग्जाम में अगर आ जाए कि सिख धर्म का संस्थापक कौन था, तो गुरु नानक देव जी थे, ठीक है। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी, ये याद रखिएगा साहब। अगर एग्जाम में आ जाए कि आदि ग्रंथ की रचना किसने की, तो गुरु नानक देव जी ने की है। ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। अब यहां से देखो साहब, गुरु गोविंद सिंह ने ना खालसा पंथ की स्थापना की थी जी। और इसके अलावा जफरनामा लिखा था साहब।
जफरनामा को विजय पत्र भी कहा जाता है। कि यदि एग्जाम में आ जाए कि किस सिख गुरु ने जफरनामा लिखा था या फिर खालसा पंथ की स्थापना की थी, आपका आंसर गुरु गोविंद सिंह होगा। परंतु अकाल तख्त का निर्माण सिख धर्म के छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह जी ने किया था। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। क्या सभी ने ऑप्शन डी दिया है? चलिए फिर अगला प्रश्न स्क्रीन पर, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था, ये बताइए। मैं मोबाइल देख रहा हूं जैसे लाइव क्लास लग रही है, कोई बात नहीं भाई। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? हु डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ कन्नौज? देखो साहब, ये जो कन्नौज का युद्ध है ना, आप लोग इसको ये भी याद रखना, इस कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है साहब। कन्नौज के युद्ध को क्या कहते हैं? बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। और ये हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था और शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। ये प्रश्न याद रख लीजिएगा। देखो रही बात शेर शाह सूरी की, तो शेर शाह सूरी के बचपन का नाम अगर एग्जाम में आ जाए, क्योंकि एसएससी जीडी में तो आ चुका है, इसका बचपन का नाम था साहब फरीद खां, ठीक है। और शेर शाह सूरी का अगर आपसे पूछ ले कि मकबरा कहाँ है, तो मकबरा जो है इसका नाम वो सासाराम बिहार में है। ये मेरे सभी भाई याद रखेंगे, बोलोगे हाँ जी सर। ऐसे ही हुमायूं का अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मकबरा कहाँ है, तो हुमायूं का मकबरा, क्या सभी लोग दिल्ली को आंसर दे रहे हैं? आपका यहाँ पर दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा जी। बताइए जी, किसी को कोई भी दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पर। किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवा शुरू की थी? लो भाई, इस प्रश्न का आंसर कर दो। Which governor started civil service for the first time in India? आंसर करेंगे। देखो भाई आंसर पे चलते हैं, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, रिकॉर्डेड प्रीमियर है तो आपकी ये क्लास कम से कम समय में करवाऊंगा और ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा इसका। लॉर्ड कार्नावालिस ने सिविल सेवा की शुरुआत की थी, और कार्नावालिस ने ही ना भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी साहब। किसकी? स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत भी लॉर्ड कार्नावालिस के समय में हुई थी जी। 6 नंबर, गोवा को भारत के राज्य का दर्जा डैश को दिया गया, ये बताओ साहब जल्दी से जी। इससे पहले देखो साहब, मुझे ये बताओ गोवा पर किसका अधिकार था साहब? प्रश्न आता है, आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करो। गोवा पर किसका अधिकार था स्वतंत्रता के बाद भी? गोवा कब मुक्त हुआ साहब? गोवा कब मुक्त हुआ? हाँ जी, सॉल्यूशन पे चलते हैं फिर। देखो ध्यान से, गोवा पर ना आजादी के बाद से भी पुर्तगालियों का शासन रहा है, ये आप लोग याद रखिएगा साहब, ठीक है। और गोवा जो है 19 दिसंबर 1961 को स्वतंत्र हुआ था, ये आपका प्रश्न हो जाएगा। इसलिए एग्जाम में एक प्रश्न आता है ना कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं, तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और 1987 डेट थी आपकी 30 मई 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। और गोवा जो है ना ये 25वां राज्य बना था साहब 56वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। बात समझ में आई है सभी को? इतना फैक्ट आपको गोवा से याद होना चाहिए जी। चलिए साहब, अगला प्रश्न 7 है, सिन्हुआ किस देश की समाचार एजेंसी है जी? आंसर मैच करेंगे। चलो साहब, क्या सभी चाइना आंसर दे रहे हैं? आंसर मैच कर दो। नंबर 8 देख लेते हैं। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? पिछले साल 2023 में क्वेश्चन बने थे फुल फॉर्म से रिलेटेड, आज पूछ लिया है। HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो भैया जो भी यहां पर ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बिल्कुल राइट। मान बुकर पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? मैं आपसे ना 3 प्रश्न पूछता हूं। देखो यह है मान बुकर पुरस्कार। एक प्रश्न आता है, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है साहब? किस क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? और मेरे सभी भाई को एक पुरस्कार के बारे में पता है जो मैं लिख रहा हूं साहब, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। क्लियर है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है साहब, है ना?
और ये किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? ये दो प्रश्न जरा मुझे एक बार जल्दी से कमेंट करके बता देंगे मेरे सभी भाई। मानवकर पुरस्कार की शुरुआत जो है वो कब हुई? आप कहोगे सर जी 1969 में हुई थी। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? आप कहेंगे सर जी ये साहित्य के क्षेत्र से संबंध रखता है, याद रखिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ना ये 1957 में शुरू हुआ था और ये फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। और इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। मेरे सभी फौजी भाई क्या ये गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं? एशिया का नोबेल किसे कहते हैं? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहते हैं। मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो कृपया करके स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। चलिए भाई 10 नंबर देखिए सामने स्क्रीन पर। किस ग्रंथि को अश्रु ग्रंथि भी कहते हैं? या इस प्रकार से प्रश्न आता है कि अश्रु ग्रंथि कहां से स्रावित होती है? ठीक है, चलो भाई जल्दी से आंसर देंगे। विच ग्लैंड इज आल्सो नोन एज लैक्रिमल ग्लैंड? लो भाई ये तो प्रश्न में ही आंसर छुपा है। लैक्रिमल ग्रंथि को अश्रु ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है जी। जैसे ये थायराइड ग्रंथि है, आप कहोगे सर जी ये थायराइड जो है ना ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है साहब, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है जी। और याद रखना इस क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको हमारी एप्लीकेशन शुभम ई क्लासेस पर मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम पे बहुत दिन हो गए पीडीएफ नहीं डाला है, उस पे भी बाद में डाल देंगे पीडीएफ, उसकी दिक्कत मत लीजिएगा। फिलहाल ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड प्रीमियर चल रही है, मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। इस समय ने 11:30 पौने 1 बज रहे हैं रात के और मैं ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि भैया जी आपकी क्लास मिस ना हो, आपका सिलेबस कंप्लीट होता रहे, आपकी रिविजन और प्रैक्टिस होती रहे। आपको भी ऐसे मेहनत करनी है मेरे भाई, ठीक है ना। अब देखो आगे बढ़ने से पहले आपने क्या मेरे मॉक टेस्ट लगा लिए हैं? हमारे मॉक टेस्ट भाई साहब इस साल गदर मचा रहे हैं। बहुत सारे एकेडमी वाले भी मॉक टेस्ट हमारे ही रिकमेंड कर रहे हैं। जो लेवल मैंने दिया है ना, जो मैंने सिस्टम बनाया है वो बहुत जबरदस्त बनाया है जी। देखो साहब आपको हमारा एप्लीकेशन शुभम ई क्लासेस गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है जी, ठीक है। हमारे ये आर्मी अग्निवीर के 30 दमदार पेपर मैं आपको दूंगा, पूरे की पूरे 30 पेपर्स। कैसे मिलेंगे? देखो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे और इसका प्राइस 149 ना करके, देखो वैसे तो इसका ऑफर कल ही समाप्त हो गया है, पर क्योंकि दिल नहीं मानता है, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे एनरोल हों। ये आज लास्ट डे है बस, जो ये आपको 119 का मिल रहा है। जिन्होंने परचेज नहीं किया है परचेज कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है ये ले लो हेल्पलाइन नंबर, आप लोग इस नंबर पे कॉल या मैसेज मेरे भाई कर लेंगे मुझे, ठीक है। अब देखो साहब हमारी ई बुक अभी तक नहीं पढ़ी है तो अभी भी पढ़कर एग्जाम निकाला जा सकता है, तो बिल्कुल निकाला जा सकता है। हमारी स्टैटिक जीके वाली ई बुक मैं आपको दे रहा हूं 79 की, ये जीके साइंस की बुक मैं आपको दे रहा हूं 79 की। इस बुक का आपको साइंस जरूर पढ़ना है, 1 लाइनर है, 10 दिन 15 दिन में ही खत्म कर सकते हो इस बुक को। और दोनों बुक और सस्ते में चाहिए तो ये दोनों बुक आपको ओनली 99 में मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं साहब। याद रखना ये दोनों बुक्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगी। आप लोग इस पीडीएफ को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और हो सके तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको दे ही दिया है। ये सारा कुछ आपको हमारी इस एप्लीकेशन शुभम ई क्लासेस पर मिल जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? ये बताइए साहब, किस राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की? क्या आप सभी यहां पे ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय सही आंसर है साहब। नंबर 12, तटरक्षक बल का मुख्यालय कहां स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कोस्ट गार्ड लोकेटेड? आंसर मैच करिएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा, न्यू दिल्ली। नंबर 13, 18 सालों के इंतजार के बाद किसने आईपीएल के विजेता का खिताब जीता है? ये वाला प्रश्न तो अगर एग्जाम में आ जाए तो भाई साहब ये तो भूलकर भी गलती से भी कोई गलत नहीं कर सकता। जो क्रिकेट नहीं भी देखता है उसको भी पता चल चुका है कि आईपीएल 2025 का जो 18वां सीजन था उसका खिताब मोस्ट अवेटेड रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीता है। किसको हराकर जीता है साहब? किसको हराया है? तो आप कहेंगे साहब किंग्स 11 पंजाब को हराया है। ये आप लोग याद रखिएगा जी, 6 रनों से।
प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किस नाम प्रदान किया गया? इसको ना आप लोगों ने आर्मी क्लर्क में आ चुका है ये प्रश्न। इसको बोला जाता है जी तीर्थ यात्रियों का राजकुमार। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है साहब? हाँ जी, देखो ध्यान से समझिएगा कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स या तीर्थ यात्रियों का राजकुमार। आंसर मैच करेंगे सभी मेरे फौजी भाई। क्या सभी यहां पर हेनसांग को आंसर दे रहे हैं? बिल्कुल करेक्ट है साहब। अब ना आप सभी की सभी कमेंट करो कि हेनसांग की पुस्तक का नाम क्या था? हेनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हेनसांग एक चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के समय में भारत आया था मेरे भाई। हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, ये आप लोग याद रखिएगा। और हेनसांग की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम है जी सी यू की। ये याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जा रही है। नंबर 15, दूसरी जैन परिषद कहां आयोजित हुई? वेयर वाज द सेकंड जैन काउंसिल हेड? देखो 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं, वो मैं आपको पहले भी प्रश्न बता चुका हूं, परंतु आज क्या है, जैन परिषद पूछा है मैंने, है ना। और ये गड़बड़ मत करिएगा, जैन धर्म बौद्ध धर्म बहुत प्रश्न बनते हैं साहब। और अगर आप लोग ना मेरी क्लासेस शुरू से देख रहे हैं तो भाई मुझे इतना पता है कि आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। और यदि आपने खुद से भी बैठकर 5 घंटे 6 घंटे 4 घंटे खुद को रगड़ा है, कमरा बंद करके खुद से मेहनत की है, तो उसका फल तो जरूर मिलेगा। बिना फल मिले थोड़ी बात बनेगी साहब। दूसरी जैन परिषद वल्लभी में हुई है, ऑप्शन डी करेक्ट है। और पाटलिपुत्र में ना पहली जैन परिषद हुई थी, मेरे सभी फौजी भाई याद रखेंगे। पहली जैन परिषद कहां हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। 16 नंबर, वांडीवास का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? ये बताइए साहब। देखो 1539 में युद्ध हुआ था। इसको कहा जाता है चौसा का युद्ध। क्या कहते हैं? चौसा का युद्ध हुआ था। और यह युद्ध जो है ना, ये भी हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था, ये आप लोग याद रख लीजिएगा साहब। 1540 में कौन सा युद्ध हुआ था? वही युद्ध हुआ था जो हम प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, यह भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। वांडीवास की लड़ाई, क्या सभी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं मेरे फौजी भाई? वांडीवास की लड़ाई 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी, याद रखिएगा साहब। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी जी। 1564 में तो खैर कोई युद्ध नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नंबर 17 नंबर, भारत के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाए थे जी? अगर ये भी गड़बड़ कर दिया तो आप तो सभी प्रश्न गड़बड़ कर दोगे एग्जाम में आए हुए। ये मैंने कल भी एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था, याद आ रहा है क्या आप सभी को? हाँ जी, मैंने आपसे पूछा था कि कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था कल की क्लास में। तो कनिष्क जो है ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बौद्ध धर्म के महायान से बहुत प्रभावित था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था और मैंने उसी के साथ बताया था कि सिल्क मार्ग जो है ये कनिष्क ने शुरू किए थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे शेरशाह सूरी ने जीटी रोड शुरू किया था साहब, जीटी रोड, शेरशाह सूरी। बारूद का आविष्कार किसने किया है भाई? इस प्रश्न का आंसर करेंगे मेरे सभी भाई। हु इन्वेंटेड गन पाउडर? और एक प्रश्न होमवर्क का ये भी ले लो, चलो गन पाउडर से याद आ गया। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि ये जो गन पाउडर है ये किसका मिश्रण है, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, मेरे सभी भाई बताएंगे गन पाउडर किसका मिश्रण है जी? बारूद का आविष्कार तो रोजर बैंकन ने किया था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा साहब। 19 नंबर, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक किसकी आत्मकथा है? आपके एग्जाम में एक बायोग्राफी आ चुकी है जिसका नाम है जी प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन ये पुस्तक आपके एग्जाम में आ चुकी है साहब। आपके एग्जाम में सानिया मिर्जा की आत्मकथा आ चुकी है साहब, एस अगेंस्ट ऑड्स। युवराज सिंह की पुस्तक आ चुकी है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सचिन तेंदुलकर की पुस्तक भी आपके एग्जाम में आ चुकी है, प्लेइंग इट माई वे। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब से अग्निवीर हुआ है ना, ये बायोग्राफीज आपका टीसीएस का जो पैटर्न है बहुत पूछा जा रहा है जी। सुनील गावस्कर की पुस्तक का नाम है जी स्ट्रेट ड्राइव।
ठीक है। एक पुस्तक और आती है जिसका नाम है साहब आइडल्स, सचिन तेंदुलकर की अभी बताई है मैंने आपको। कौन सी पुस्तक है जी? प्लेइंग इट माई वे, राइट। अब देखो अनिल कुंबले की पुस्तक आप सभी याद रखिएगा, इस पुस्तक का नाम है जी वाइड एंगल। और ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक जो है ये दादा सौरव गांगुली की पुस्तक है साहब, 20 नंबर। वर्ष 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? Who has won the International Booker Prize for the year 2050? Sorry, 2025। बार बार ना ये मोबाइल ऐसे हाथ में आ जा रहा है कि जैसे लाइव क्लास चल रही हो, ठीक है। पर ये क्लास रिकॉर्डेड प्रीमियर है, पर उतने ही प्यार से पढ़ा रहा हूं जैसे लाइव में पढ़ाता हूं, ठीक है। अभी भी कह रहा हूं कि 1 बजने वाला है, मेहनत जारी है, आपकी क्लास मिस नहीं होने देंगे। बोला था 2 दिन बाद वापस आऊंगा, 2 के 2 दिन क्लास कराऊंगा। आपको भी उसी ईमानदारी से जुड़ना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डेली सुबह 10 बजे क्लास होती है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। वर्ष 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानो मुश्ताक ने जीता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा साहब। अगला प्रश्न देख लो, नेक्स्ट है जी इंद्रधनुष का रंग वर्णक क्या है? एक और देखो साहब, इंद्रधनुष जो है ये किसका उदाहरण है जी? जल्दी से कमेंट करेंगे मेरे फौजी भाई प्यारे प्यारे, क्या आंसर देने वाले हैं जी? बताओ साहब, इंद्रधनुष किसका रंग वर्णक है? तो देखो इसको लिखते हैं साहब विबग्योर, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा यहां पर, तो है ना। सबसे कम फैलने वाला रंग रेड है, सबसे ज्यादा फैलने वाला रंग वॉयलेट यानी कि बैंगनी है। इसका जो है विबग्योर एकदम बढ़िया सिंबल है जी। और ये जो है ना ये अपवर्तन, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है ये। इसके अलावा पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण, इन सभी का उदाहरण है, गड़बड़ नहीं करिएगा। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहां स्थित है? ये तो करवाया है प्रश्न, और करवाया हुआ अगर गड़बड़ करोगे तो बहुत मार खाओगे भाई। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जो है ये तमिलनाडु के वेलिंगटन में है जी। नेक्स्ट, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां है? वेयर इज द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जूट टेक्नोलॉजी लोकेटेड? मेरे को लग रहा है कि ये प्रश्न कहीं शायद 1 हफ्ते के अंदर ही करवाया है ना। एक बार मैंने आपको यह भी बताया था कि विश्व में जूट का सर्वाधिक उत्पादक देश, विश्व में जूट का सर्वाधिक, आंसर मैच करेंगे कमेंट बॉक्स में, सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो आप लोग कहेंगे साहब बांग्लादेश। और भारत में जो जूट है बांग्लादेश से ही सटा हुआ राज्य जिसका नाम है पश्चिम बंगाल, वो भारत का जूट उत्पादक राज्य है साहब। नंबर आपका 24, ए शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड किस भारतीय निशानेबाज की आत्मकथा है? एक और प्रश्न खिलाड़ियों से संबंधित, और वो भी प्रश्न कौन सा? तो बायोग्राफी का। जल्दी से बताएंगे किसकी है साहब? राज्यवर्धन सिंह राठौर, जीतू रॉय, अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री जो पुस्तक है ना ये अभिनव बिंद्रा की है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा जी। अगला प्रश्न देखिएगा कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये एक बार आंसर दे दो जल्दी से जी। चलो भाई, क्लास भले ही छोटी हो रही है क्योंकि ये रिकॉर्डेड है, मैं यहाँ पर कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा समय बचा रहा हूँ आप लोगों का, पर यकीन मानना क्लास उतनी ही इफेक्टिव है, उतने ही एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ साहब। सोलर कुकर में जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो है अवतल दर्पण, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया जी। अगला प्रश्न देखिएगा, समुद्र की गहराई का पता लगाने में किन तरंगों का उपयोग होता है? समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए जिन तरंगों का उपयोग होता है, अगर आपसे बोल देगी किस तकनीक का प्रयोग करते हैं, टेक्नोलॉजिया का प्रयोग करते हैं, आजकल बहुत चल रही है ना मीम्स में
टेक्नोलॉजिया। तो बताओ किस टेक्नोलॉजिया का प्रयोग करते हैं समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए साहब? अब देखो जी, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए हम लोग प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा जी। किसका प्रयोग? फेदोमीटर का। और समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए, डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं मेरे फौजी भाई? तो आप कहोगे सर जी सोनार का प्रयोग किया जाता है साहब। सोनार का फुल फॉर्म बता पाओगे? एग्जाम में आ चुका है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। गड़बड़ नहीं करना इस प्रश्न को, ठीक है। चलो साहब, नंबर 27, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया? व्हेन वाज द कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज्ड? मेहनत तो भाई जी तोड़ करेंगे तभी तो मनचाहा फल मिलेगा। कि अर्ज किया है कि ए वर्दी तेरी चाहत ने दिल धक धक धड़का रखा है। ए वर्दी तेरी चाहत ने दिल धक धक धड़का रखा है, और तू सिर्फ सपनों में ही नहीं आती, हकीकत में भी तड़पा रखा है। अगर आपके भी सीने में तड़प है, आपके भी दिल में ज्वाला है, आप भी चाहते हैं कि इस साल कुछ भी हो जाए भाई, फौज की वर्दी पहन कर लौटना है, तो सिर्फ हमारी क्लास से नहीं सिलेक्शन होगा। हमारी क्लासेस तो आपको मार्ग दिखाती हैं एग्जाम में, ये पैटर्न है भाई। मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट बता सकता हूं, मतलब आपका बहुत सारा समय बचता है सर्च करने का प्रश्नों का। पर अगर आप खुद से नहीं पढ़ेंगे 5 से 6 घंटा, इन प्रश्नों को आप रिवाइज नहीं करेंगे तो बिल्कुल बात नहीं बनेगी। और अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, आप लोगों ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, एग्जाम में देने जाने से पहले अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाया तो एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक यही तो जरिया होता है, टेस्ट सीरीज ही तो जो चीज होती है आपको निखारती है साहब। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हैमिल्टन कनाडा में बने थे साहब। हैमिल्टन कनाडा में हुए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? लो भाई आंसर दे दो। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां हुए थे जी? पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब और कहां हुए? चलो साहब एक बार इस प्रश्न का आंसर दे दो ताकि पता लग सके कि आपकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही है जी। चलिए जी, पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब और कहां हुए हैं ये बताइए। चलें भाई, अब इधर देखो, जो वर्तमान में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहे हैं ना 2025 वाले, वो भारत के राज्य बिहार में आयोजित हो रहे हैं। और पहले वाले जो हैं ये 2018 में हुए थे, और ये हुए थे न्यू दिल्ली में। क्या सभी आप लोग आंसर दे पा रहे हैं? सही सही आंसर ईमानदारी से मैच करिएगा। ये लीजिए आज का सेकंड लास्ट। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है जी? कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मालाबार तट, इनमें से कोई नहीं। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। देखो, पूर्वी समुद्र तट को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ये जो कोंकण तट है ना मेरे भाई, ये पश्चिमी तट कहलाता है, सभी लोग याद रखिएगा। और मालाबार तट जो है जी, दक्षिण भारत के तट को मालाबार तट कहते हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए साहब। लीजिए आज का लास्ट प्रश्न। सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? क्या आंसर देंगे बताइए भाई। इन विच स्टेट आर द सतपुड़ा हिल्स लोकेटेड? क्लास तो पसंद आई है आज, भले ही रिकॉर्डेड प्रीमियर क्लास थी, पर मजा मैं लाइव क्लास वाला ही देता हूं भाई। और ये जो प्रश्नों की क्वालिटी है ना, जो प्रश्न एक्सपेक्टेड है,
ये आपको हर जगह थोड़ी मिलेंगे, ठीक है। ये तो कुछ सिलेक्टेड चीजें हैं, सिलेक्टेड जगह ही मिलती हैं साहब। ये वो रामबाण है जो आपका एग्जाम क्वालिफाई कराएगा। ये सारी चीजें आपको हमारी ई बुक के अंदर मिलेंगे, हर एक प्रश्न मिलेंगे। ई बुक अभी तक जिसने भी खरीदा है, ई बुक हमारी अकेडमी में भी है। अकेडमी वाले भी हमारी ई बुक की फोटो स्टेट का यूज कर रहे हैं। अकेडमी वाले हमारी शुभम ई क्लासेस टेस्ट सीरीज रिकमेंड कर रहे हैं कि वो टेस्ट सीरीज परचेज करिए। नहीं की है तो बहुत पीछे हैं, 15-20 दिन बचे हैं, अभी भी जी तोड़ मेहनत हो सकती है। सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। एक बार सभी कमेंट कर दो कि 30 में से कितने राइट हुए हैं। हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1 मिलियन के बहुत करीब हैं। लगभग 22 या 23 हजार सब्सक्राइबर बचे हैं, हम 1 मिलियन की फैमिली हो जाएंगे। और 1 मिलियन होने पर आपको एक दिन के लिए सब कुछ फ्री कर दूंगा भाई, ठीक है। तो भैया जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा है, हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है आपको। अभी तक आप सभी ने टेस्ट सीरीज नहीं ली है, सिर्फ आज के लिए, क्योंकि आज मेरा दिल नहीं मान रहा था भाई। आज के लिए 149 का ऑफर है। वैसे तो इसका प्राइस 199 है, पर मैंने ये काट करके 149 किया था। और मैं अब सिर्फ आज रात के लिए आपको 119 रुपए कर रहा हूं, फिर ये 149 हो जाएंगे साहब, है ना। 99 नहीं करेंगे, 149 पे रख देंगे इसको, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, बिल्कुल डिटेल से बेहतरीन सोल्यूशन मिलेगा आपको इसके अंदर। और अगर आपने अभी तक ई बुक नहीं ली है, ये तो भैया 2 महीने होने वाले हैं, आप तो अभी तक थे कहां फिर, है ना। स्टैटिक जीके वाली बुक ले सकते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जिनको साइंस पढ़नी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये भी लीजिएगा। कॉम्बो पैक लेंगे तो और सस्ता पड़ जाएगा 99 रुपीज का। जिसने भी परचेज नहीं किए हैं भैया, जी तोड़ मेहनत में जुट जाइए। प्राइस ऐसा है कि आप ऐसे अफोर्ड कर सकते हैं। आपके रिचार्ज के भी आधे दाम में आपको टेस्ट सीरीज और कॉम्बो पैक दोनों मिल जाएगा। मेहनत करिए, पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं कल किसी अच्छे सेशन में। सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।